जब भी 2010 का एक्सपीडिशन हो रहा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, तभी हमारे साथ एक टिम रिपेल करके कनाडा के एक्सपीडिशन लीडर थे। वो 20 साल से एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, टिम व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड क्लाइंबिंग एवरेस्ट? तो टिम का एक ही जवाब था, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड एंड यू नीड अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। ये ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पैसा है तो मैंने एवरेस्ट के लिए साइन अप कर लिया और मैं कल ही जाके चढ़ लूँगा ये पहाड़। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो मैंने अपने आप को 5 साल का टाइम दिया कि 5 साल में मैं अपने लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी बनाऊंगा और टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइंड बनाऊंगा और इसके बाद मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। एवरेस्ट की ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड थी मेरी। ये एक पार्ट था फिजिकल फिटनेस करना और दूसरा पार्ट था मेंटल फिटनेस करना। फिजिकल फिटनेस मेरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 1 वॉज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, दूसरी चीज़ थी कि मुझे अपने बॉडी में स्ट्रेंथ बनानी थी, और तीसरी चीज़ थी कि जो हमारी हार्ट रेट होती है वो हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट को मुझे बहुत ही लो लेके आना था। सक्सेसफुल एवरेस्ट क्लाइंबर्स की रेस्टिंग हार्ट रेट करीबन 40 के आसपास होती है। एक नॉर्मल एवरेज मेल, इंडियन मेल की रेस्टिंग हार्ट रेट अबाउट 75 होती है। तो मुझे 75 से 40 जाना था। तो ये तीनों का मिश्रण 4.5 साल में जिसने मुझे सुपरमैन जैसी टॉप ऑफ द वर्ल्ड बॉडी दी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2016 में फाइनली जब भी मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया तो जो मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट थी वो करीबन 44 थी। 2014 में मैंने एवरेस्ट क्लाइंब करने का फर्स्ट अटेम्प्ट किया और इस अटेम्प्ट के दौरान 17 शेरपा मर गए, जिसके बाद हमारा एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया। तो मैं वापस घर आ गया। 1 साल कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद मैं वापस गया 2015 में एवरेस्ट क्लाइंब करने। पर इस साल 25 अप्रैल को एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ जिसमें 21 लोग मर गए एवरेस्ट बेस कैंप पे और 10,000 लोग मर गए नेपाल में। हमारा एक्सपीडिशन वापस कैंसिल हो गया। मैंने बोला मैं तो 1 साल वेट करने के लिए रेडी हूँ, और 1 साल मैंने कड़ी ट्रेनिंग की और 2016 में मैं वापस गया एवरेस्ट क्लाइंब करने और 2016 में मैं टॉप पे पहुँच गया। एवरेस्ट की जर्नी 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 है जब भी आप काठमांडू से चल के बेस कैंप पहुँचते हो, इसको और करीबन 8 से 10 दिन लगते हैं। स्टेप 2 है जिसमें आप एवरेस्ट के अलग अलग हाइट पे अपने बॉडी को एडजस्ट करते हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट है। अगले टाइम अगर एक फ़्लाइट लो इंडिया में, तो जब भी वो फ़्लाइट क्रूज़ एल्टीट्यूड पे पहुँच जाए और आप विंडो से बाहर देखो तो याद रखना उस हाइट पे एवरेस्ट होता है। अगर मैंने आप में से किसी को भी सी लेवल से लेके एवरेस्ट के टॉप पे रख दिया तो आपकी मौत 5 मिनट में हो जाएगी। उतना कम ऑक्सीजन या उतना कम एयर प्रेशर है एवरेस्ट की समिट पे। तो इसीलिए आपकी बॉडी को एकदम धीरे 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 एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस जो स्टेज 2 है इसको करीबन 30 से 35 दिन लगते हैं और आपकी बॉडी सिर्फ 25,000 फीट तक एडजस्ट हो सकती है। 25,000 या 26,000 फीट के ऊपर जो जोन है उसको डेथ जोन बोला जाता है। आपकी बॉडी उस जोन में ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकती है, अगर आप ऑक्सीजन लो या ना लो। जैसे ही आप जोन के अंदर गए आप बोरोड टाइम पे हो। जितना ज़्यादा टाइम आप उस जोन के अंदर, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपकी मौत हो जाने वाली है। तो जो स्टेज 3 होता है वो स्टेज 3 का काफ़ी टाइम आप डेथ जोन के अंदर स्पेंड करते हो। स्टेज 3 को करीबन 6 से 8 दिन लगते हैं और इसमें आप बेस कैंप से टॉप तक पहुंचते हो और फिर आप वापस नीचे आते हो और फिर आप घर जाते हो, जिसको करीबन 5 से 6 दिन और लग जाते हैं। तो ये जो टोटल एक एवरेस्ट का एक्सपीडिशन होता है, इस एक्सपीडिशन को करीबन 55 से 60 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। और इसीलिए ये विश्व का काफ़ी डिफ़िकल्ट क्लाइंब माना जाता है। और ये सारा कुछ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन लेवल ऑफ ट्रेनिंग फॉर 6 ईयर्स के वजह से हुआ। मेरा जन्म एक वेजिटेरियन फैमिली में हुआ, तो बाय बर्थ मैं वेजिटेरियन हूँ। और इवन जब भी मैं बड़ा हो रहा था तभी मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सिखाया कि हम एनिमल्स की तरफ काइंड है और इसीलिए हम मांस नहीं खाते हैं, इसीलिए हम अंडा नहीं खाते हैं। और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि दूध में भी उतनी ही एक्सप्लॉइटेशन और उतनी ही क्रूअल्टी है। और इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा एक काइंड और कंपैशनेट पर्सन समझता था। और
2002 के दिसंबर में मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था और वहाँ मेरे रूममेट ने, वो रोज़ देखता था कि मैं आइसक्रीम खाता था या मैं लेदर का बेल्ट पहनता था या मैं काफ़ी सारा दूध पीता था, पर मैं वेजिटेरियन और अपने आप को बहुत कंपैशनेट पर्सन बुलाता था। तो मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि उसने मुझे काफ़ी सारे वीडियोस सेंड किए, जो वीडियोस मोस्टली डेयरी इंडस्ट्री के लिए थे, एग इंडस्ट्री के लिए थे और लेदर इंडस्ट्री के लिए थे। ये सारा वीडियोस देख के और इंटरनेट में काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली एक ग्लास ऑफ मिल्क या एक लेदर बेल्ट या एक ब्लॉक ऑफ चीज़ या एक पीस ऑफ बीफ के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है, ये चारों चीज़ें सेम है। तो जब भी मैंने ये कनेक्शन मेक किया कि दूध मांस जैसा ही है या मांस से भी ज़्यादा क्रूअल है, तो ये सारा कुछ जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे वीगन बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप को कंपैशनेट पर्सन बुलाता हूँ, अपने आप को काइंड पर्सन बुलाता हूँ, तो एक ही वे है आगे जाने के लिए और वो वे है कि मुझे वीगन बनना चाहिए। और कोई भी चीज़ जिसके लिए किसी भी प्राणी को मारा गया हो या उस प्राणी को एक्सप्लॉइट किया गया हो, उस चीज़ को मुझे यूज़ नहीं करना है, वो मुझे स्टैंड लेना था और इस रीज़न की वजह से मैं वीगन बन गया। 22 साल में अपनी इनिशियल ज़िंदगी के मैं वेजिटेरियन था और 2002 में मैं वीगन बना और अभी मुझे 16 साल हो गए हैं जब से मैं वीगन हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझे पूछो तो मेरी ज़िंदगी का 38 इयर्स की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था वीगन बनना। मेरा नाम कुंतल जॉयशर है और मैं दुनिया का पहला वीगन हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया।